बांग्लादेश में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नेशनल टर्मोइल में बदली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एग्जाइल है और पूरे देश की सिक्योरिटी खतरे में है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे बांग्लादेश की सड़कें बैटलफील्ड में तब्दील हो गई है? इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले बांग्लादेश के कोटा सिस्टम को समझना पड़ेगा। कोटा सिस्टम बैकग्राउंड 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इस कोटा सिस्टम के अंदर कुछ रिजर्वेशन थे, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स एंड उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को 30% सीट्स रिजर्व थे, 10% सीट्स वुमेन्स के लिए थे, 5% सीट्स इथनिक मिनोरिटीज के लिए थे एंड 1% सीट स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए थे। समय के साथ साथ ये सिस्टम स्टूडेंट्स को अनफेयर लगने लगा, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो सोचते थे कि फ्रीडम फाइटर्स के उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को क्यों दिया जा रहा है। 2018 एबॉलिशमेंट एंड 2024 रीइंस्टेटमेंट। फरवरी 2018 में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिससे शेख हसीना ने ये रूल वापस ले लिया, बट 2024 में वापस से हाईकोर्ट ने ये रूल को लागू कर दिया, जिससे नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू। 56% सीट्स रिजर्व होने के कारण स्टूडेंट्स को लगने लगा उनके पास मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है, जो मेसिव डिमॉनिस्ट्रेशन का कारण बना। शेख हसीना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। नाउ यू आस्क कि यहाँ हसीना की क्या गलती? उनके गवर्नमेंट ने एक बार तो कोटा सिस्टम एबॉलिश कर ही दिया था। ऐसा क्या हुआ जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपने कंट्री के स्टूडेंट के बारे में इतना सोचा, वही उनकी सबसे बड़ी विलेन बन गई। शेख हसीना के एक स्टेटमेंट ने उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। उन्होंने हाईकोर्ट के सपोर्ट में ये स्टेटमेंट दी कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के बच्चों को मिलेगा? रजाकार एक इंसल्टिंग टर्म है, इसका इंग्लिश ट्रांजिशन होता है टेरेटर्स। लोगों के सामने ये लाइन ऐसे प्रेजेंट की गई जैसे उन्होंने हर कॉमनर के बच्चों को टेरेटर कहा। इसलिए स्टूडेंट प्रोटेस्टर ने भी सड़कों पे ये नारे लगाए कि आर्मी के राजाकार राजाकार। इसका मतलब होता है हु आर यू, हु एम आई, राजाकार राजाकार। प्रोटेस्ट 1 जुलाई 2024 से शुरुआत हुई, जब स्टूडेंट एंड टीचर्स जाके बड़े यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइन। 6 जून तक प्रोटेस्ट ने ढाका तंगाई बांगा बांधु ब्रिज को ब्लॉक कर दिया। 7 जुलाई को पूरे देश में नाकाबंदी की शुरुआत, जिसे बांग्ला ब्लॉकेज कहा। इस दौरान स्टूडेंट ने क्लासेस एंड एग्जाम को बॉयकॉट किया एंड रोड एंड हाईवेज ब्लॉक कर दिए। प्रोटेस्ट एक एंटी गवर्नमेंट एंड प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में बदल गया। गवर्नमेंट ने एक्सट्रीम्स मेजर्स लिए, जैसे कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन को बंद करवा दिया, नेशन वाइड कर्फ्यू लगवाया एंड इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्टिविटी भी ब्लॉक करवा दिया। 2 अगस्त तक 215 डेथ्स कंफर्म हुए थे। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो 300 से 500 तक की भी डेथ्स हो चुके हैं। UNICEF ने रिपोर्ट किया कि जुलाई में अब तक 32 बच्चों की जान जा चुकी है ये प्रोटेस्ट। नाउ वी कम प्राइम मिनिस्टर रिजाइनेशन। क्राइसिस के बीच में प्रोटेस्ट का फोकस कोटा सिस्टम को वापस एबॉलिश करने से हट के शेख हसीना के रिजाइनेशन पर शिफ्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए रिजर्वेशन कम की, जैसे कि 30% से हटाकर सीधा 5%। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स चाहते थे कि हसीना अपने पोजीशन से स्टेप डाउन करे। 5 अगस्त 2024 हसीना ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दी और तब से बांग्लादेश का कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में। हसीना के देश छोड़ के जाने के बाद माइनॉरिटीज खासकर हिंदूज के खिलाफ वायलेंस बढ़ता गया। रिपोर्ट्स में हिंदू टेम्पल, घरों और बिजनेसेस पर लगातार अटैक होने का जिक्र है। रेप और मर्डर के भी केसेस सामने आए। अब तक ऐसे 200 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। Now this is the high time that we discuss about the US interference in the whole matter. क्या यूएस जितनी एक बड़ी नेशन वर्ल्ड की किसी एक कंट्री की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती है? मई 2024 में हसीना ने यूएस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी एलिगेशन लगाई थी। उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि उन्हें 2024 के इलेक्शन में बड़ी ही आसानी से जीत दिला दिया जाएगा और उनकी पार्टी अवामी लीग को वापस से बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी बनवा दिया जाएगा अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट यूएस को अपनी सेंट मार्टिन आइसलैंड पर एयर बेस बनाने की परमिशन दे दे। उनका ये भी कहना था कि यूएस बांग्लादेश को तोड़कर एक क्रिश्चियन मेजोरिटी देश बनाना चाहता है। उन्होंने ये ओपनली क्लेम किया था कि यूएस उनकी पार्टी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जिससे उनकी सरकार गिर जाए। लेकिन ऐसा क्या है इस आइलैंड में जिससे यूएस को इतना फायदा होता? ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है और इसका सरफेस एरिया केवल 3 स्क्वायर किलोमीटर है। बे ऑफ बंगाल के क्लोज होने के साथ ही साथ ये आइलैंड म्यांमार के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और इस जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से चाइना और यूएस जैसे स्ट्रॉन्ग फॉरेन नेशन का उस पर इंटरेस्ट बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट की माने तो हसीना ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि अगर सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस कर देती तो आज भी उनकी सरकार बनी रहती।
लेकिन उनके बेटे वजीद ने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है और हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कभी भी इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। इवन 21 जून 2023 में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान हसीना ने ये तक भी कहा कि अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएसए के नाम नहीं करे तब भी उनकी रूलिंग पार्टी बनी रहे। उनका कंट्री के एसेट्स को सेल करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। अब आप लोग खुद दोस्तों कनेक्ट कर सकते हो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना वायलेंस टर्न कैसे ले सकता है। एक्चुअली में ये कभी कोटा रिफॉर्म मूवमेंट था ही नहीं। ये हमेशा से यूएस द्वारा चलाया गया एक प्रोपेगेंडा बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। लेकिन यूएस ने बांग्लादेश में हो रही प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया। पर ऐसा आज तक कहाँ हुआ है कि किसी चोर ने अपनी चोरी मान ली।